एक बार मॉड्यूल से पूरा का पूरा डिविडेंड चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। सबसे पहले देखो बेसिकली क्या बोला है, डिविडेंड का मीनिंग बताया है। डिविडेंड क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी मेंबर, समझ में आ रहा है। बट डिविडेंड का डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही वाहियात तरीके से दिया है। डिविडेंड इंक्लूड इंटीरियम डिविडेंड, ये क्या डेफिनेशन है, डिविडेंड क्या ये बताया नहीं हो, लेकिन बोल दिया डिविडेंड क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है बोले इंटीरियम डिविडेंड। इसका मतलब क्या है, व्हाट आर द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर अ फाइनल डिविडेंड आर सेम एप्लीकेबल टू इंटीरियम डिविडेंड, समझ में आ रहा है। सेक्शन 123 से लेके 127 तक जो भी डिविडेंड के बारे में लिखा है वो सिर्फ फाइनल डिविडेंड के बारे में नहीं लिखा है, वो सब कुछ सब एप्लीकेबल किसको हो जाएगा, इंटीरियम डिविडेंड को भी हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, क्या आप लोग फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर देते हो उसके बाद में उसको रिवॉक कर सकते हो क्या, बोले नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर आपने इंटीरियम डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया, क्या आप उसको रिवॉक कर सकते हो, आंसर इज नो, यू कैन नॉट इवन, बिकॉज whatever the provision applicable to final dividend are same applicable to interim dividend। बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा इन लोगों ने, अब देखो दो तीन बातें। सबसे पहले क्या बोला है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हम लोग किस पे देते हैं, वैसे जनरली तो हम लोग फेस वैल्यू के ऊपर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि मानो मेरा कंपनी का शेयर जो है वो 10 रुपए फेस वैल्यू का है, बराबर। अभी उसका करंट मार्केट प्राइस है 250 रुपए, और मैंने उसको परचेस किया था 300 रुपए के ऊपर, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20%, बताओ कितना किसके ऊपर मिलेगा, तो 10 रुपए का 20% मतलब 2 रुपीज पर शेयर, और मेरे पास टोटल शेयर कितने 1000, तो टोटल डिविडेंड मेरे को कितना मिलेगा 2000, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, आ जाओ क्या बोला है, द शेयर होल्डर एट द एनुअल जनरल मीटिंग यूनानिमसली पास। अब सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि आपको डिविडेंड देना है 12%, और शेयर होल्डर इधर से बोल रहे हैं 12% में हमारा मन नहीं भरता, हमको चाहिए 15%। तो सुनो, शेयर होल्डर आप चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिविडेंड को रिजेक्ट करो, चाहे तो उन्होंने 12% बोला आप उसको 10% बोलो, कम करो, बट आप चाह के भी उसको बढ़ा सकते हो क्या, नहीं बढ़ा सकते हो, समझ में आ रहा है, ये आपको अलाउ नहीं है। वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिविडेंड अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका इंटीरियम डिविडेंड, एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या है, इजी तरीके से। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो डिविडेंड 2022 में होने वाले एजीएम में डिक्लेयर होगा उसको बोलेंगे हम लोग फाइनल डिविडेंड। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो उसको हम लोग कौन सा डिविडेंड बोलते हैं, इंटीरियम डिविडेंड। इजी। तो डिविडेंड बिटवीन टू मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई डिविडेंड करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिक्लेयर हो रहा है, इंटीरियम डिविडेंड। या फिर उसको बोलो डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम इज अ इंटीरियम डिविडेंड। और एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर, whereas interim dividend is declared by board of director। समझ में आया, यस और नो, यस। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है तुम्हारा इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बारे में। तो सीधा सीधा यहाँ पे आते हैं, इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है, इंटीरियम डिविडेंड इज डिक्लेयर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, बराबर, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। और ये कहाँ पे डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है। अच्छा, इंटीरियम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और अप्रूव इसको शेयर होल्डर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंट, इन द एजीएम। उसके बाद में रिवोकेशन, अब इट कैन बी रिवोक, आइडियली इट कैन नॉट बी, समझ में आ रहा है। और फाइनल डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक बिकॉज ऑल द प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन द, क्या बोल सकते हैं, फाइनल डिविडेंड आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन इंटीरियम डिविडेंड। प्रोविजन इन आर्टिकल, सुनो, फाइनल डिविडेंड के लिए डोंट नीड प्रोविजन इन द आर्टिकल कि आपको देने, इट इज इनहेरेंट राइट, इट इज ऑर्डिनरी बिजनेस। बट इंटीरियम डिविडेंड आपके आर्टिकल में क्या स्पेसिफिकली आप लोग परमिट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर की बात करूं तो देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर एंड देयर इज अ इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या है, मानो कंपनी को जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता है, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो चाहे आप इक्विटी हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ ये बोला है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो इक्विटी को देने के पहले आपको देंगे, चाहे इक्विटी को ना दे आपको तो देंगे ही देंगे, प्रॉफिट हुआ तो देंगे ना। अब मानो एक साल कंपनी को हुआ लॉस, उस साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया क्या, उस साल नहीं डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगले साल कंपनी को हुआ प्रॉफिट, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो बोलेंगे मेरे को पिछले साल का डिविडेंड भी दो और इस साल का भी डिविडेंड दो, दिस इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन मानो प्रेफरेंस शेयर बोलता है रात गई बात गई, पिछले साल में लॉस था भूल जाओ, इस साल प्रॉफिट हुआ इस साल का डिविडेंड दो, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आपने गलती से 2 साल तक डिविडेंड क्या क्या नहीं दिया, 2 साल कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, कभी भी 2 साल अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया,
he can vote on all the resolution placed before the meeting। कहाँ पे लिखा है सर? सेक्शन नंबर 47 शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर। इजी है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आगे? इक्विटी शेयर के बारे में बात करते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर होल्डर, आपको डिविडेंड देना कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं, इट इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस। अब इसके नीचे कोई डिस्कस करने वाला पॉइंट नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है, बिकॉज वी नो एवरीथिंग। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। पहली तो बात ध्यान देखो, 3 सोर्सेस है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब इसके अंदर 3 क्या? इस साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट, या दोनों। इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया कि बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बराबर, वो वाला। तो प्रॉफिट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और बोथ, बराबर, ये हो गया आपके इंटरनल सोर्स। और सीजी पैसा दे रहा है, एचजी पैसा दे रहा है बच्चों किसके लिए? डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है देखो। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और नोट दिए हुए हैं। ये नोट मेरे सारे आपको याद आ रहा होगा, तो यहाँ पे सारे नोट लिखा के दिए। सबसे पहले जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, डिप्रिसिएशन माइनस कर लेना एज पर शेड्यूल 3, और प्रीवियस ईयर की जो भी कैरी फॉरवर्ड लॉस है उसको सेट ऑफ कर लेना। इसके बाद में बोला कैपिटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में समझ लेना। और तीसरी बात, जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो नेशनल गेन, अनरियलाइज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व की वजह से वैल्यू बढ़ गया आपके एसेट का, फेयर वैल्यू, उसको कंसीडर मत करना बोले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है तुम्हारा? सर ये डिप्रिसिएशन माइनस क्यों करते हैं? सुनो, क्योंकि इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है जो सिर्फ आपकी किताबों में लिखा है, बाकी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। बोले अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे तो एसेट का तो वीएट ईयर हो चुका है ना, आप उसकी रियल वैल्यू को बता ही नहीं रहे हो, आप अपने एसेट को ओवर स्टेटेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए डिप्रिसिएशन को आप पहले माइनस करो, क्योंकि वो पैसा आपको सेट असाइड लगाना है। जिस दिन वीआर एंड टीयर हो जाएगा उस पैसे से आपको नई प्रॉपर्टी एसेट परचेस करते आने को ना, समझ में आया। तो पहला कंडीशन क्या था? सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, 4 बातें, करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, या दोनों, या फिर एक्सटर्नल सोर्स, बराबर। चौथा, जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करो, क्या आपको रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना मैंडेटरी है क्या? बोले हट, जरूरी नहीं है। कंपनी एक्ट 1956 में मैंडेटरी था, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करो जो प्रॉफिट है ना उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में डालो और बाकी का डिविडेंड दो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे बोला तुमको पूरा डालना है तो पूरा रिजर्व में डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, जितना डिविडेंड देना उतना दो, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि कंपनी को 10% डिविडेंड क्या करना है? डिक्लेयर करना है। क्या 12% वो रिजर्व में डाल सकती है? ऑप्शन गिवन टू कंपनी। हम लोग कौन होते बोले बोलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी 8.75% डिविडेंड 1000 करोड़ का आ रहा है, वो डिक्लेयर करना चाहती, बट कंपनी बोलती मेरे को रिजर्व में कुछ भी विदाउट, बराबर, ट्रांसफरिंग टू रिजर्व, मेरे को ट्रांसफर नहीं करना है बोले रिजर्व में कुछ भी, तो कर सकती, बिल्कुल तेरे मन पे तेरी मर्जी, बराबर। आगे बढ़ो, क्या बोला हुआ है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वेयर देयर इज इनएडुकेसी। अब सुनो, अगर आपकी कंपनी में एडुकेट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, मतलब आपको 12% डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बट 12% डिक्लेयर करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना आपके कंपनी में नहीं है, उससे कम प्रॉफिट हुआ है, या फिर तुम्हारी कंपनी में है लॉस, तो ऐसे वाले केस में क्या आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? हाँ। कैसे? बोले जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, अगर वो प्रॉफिट तुमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है ना, तो इसके लिए देयर इज अ रूल 3 जो 4 कंडीशन लगाता है, उस 4 कंडीशन को फॉलो कर लो, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या है वो 4 कंडीशन? सुनो, पहली बात, आप मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे सकते हो? तो बोले एवरेज ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के जो डिविडेंड है उसका एवरेज निकालो, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब जो पिछले साल का रिजर्व है जिसमें तुमने तुम्हारा पिछले साल का प्रॉफिट डाला, बराबर, उस रिजर्व में से तुम लोग कितना विड्रॉ कर सकते हो? तो बोले मैक्सिमम 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बराबर। अब जब आपने उस रिजर्व में से जो पैसा विड्रॉ किया है, बराबर, इसमें से माइनस करोगे, कंडीशन 3 क्या? करंट ईयर का लॉस जो भी है वो। और चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन, जब आपने उस रिजर्व में से माइनस किया ना, तो कुछ तो उसके अंदर मिनिमम बैलेंस बचना चाहिए ना, तो मिनिमम बैलेंस कितना बचना चाहिए? बोले 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और इसके काफी सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों से कराए थे, इफ यू गाइस रिमेंबर। और साथ ही साथ में मैंने ये एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए ना वो सारे क्वेश्चन भी आपके कवर कराए। तो ये देख लो चारों कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है? द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट, बराबर। दूसरा कंडीशन क्या था? जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे दैट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। चौथा बात क्या बोल रहा है? जो रिजर्व में से आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है, विड्रॉ किया हुआ है, बराबर, उसमें से माइनस भी करोगे। और चौथा पॉइंट क्या है कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? और ये सेट ऑफ द लॉस वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है इन्होंने। और ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लास के अंदर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब जो आपने डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया, अब
अगले 5 दिन के अंदर आप क्या करो, उस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किसको करोगे, तो बोले सुनो, एक तो हम लोग उस शेयर होल्डर को करेंगे, बराबर, जिसका नाम रजिस्टर में है, या फिर उसने जिसको ऑर्डर हमें बोला है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को दो, उसके ऑर्डर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, या तीसरी बात उसके बैंकर को ट्रांसफर करेंगे, इसके अलावा किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहीं पे कहीं पे लिखा होगा, देखते हैं, बराबर। हाँ, शेयर होल्डर इन्फॉर्म टू पे द डिविडेंड टू पर्टिकुलर banker if the payments so made to company it shall be the deemed to be made to the shareholder। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो हम लोग एक तो शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को करेंगे, या फिर उसकी ऑर्डर को करेंगे, या फिर उसके बैंकर को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सर उसको पैसा हम लोग कैसे करेंगे, बोले एक तो हम लोग उसको कैश में करेंगे, काइंड में बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर हम उसको क्या दे देंगे, बोले चेक दे देंगे, चलता है क्या चलता है, या फिर हम क्या दे देंगे, डिविडेंड वारंट पोस्ट कर देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन काइंड में नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नीतीश कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, वो सारा बात आगे। तो यहाँ पर देखो, कैश में दो, चेक में दो, वारंट में दो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दो, रजिस्टर होल्डर को दो, उसके ऑर्डर को दो, या फिर शेयर होल्डर को के उसके बैंकर को पे करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 8 कंपनी, आप तो डिविडेंड दे नहीं सकते हो, अलाउ ही नहीं है ना। और नेक्स्ट बात, अगर आपने सेक्शन 73 और सेक्शन नंबर 74 का डिफॉल्ट किया है, तो आप वैसे भी डिविडेंड दे नहीं सकते हो। लॉजिकली क्लियर हो रहा है सारी बातें, जल्दी बताओ यस और नो। आगे बढ़ते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट का क्या बोलना है कि जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, 30 दिन के अंदर आपने क्या करना चाहिए, उसको पे कर देना चाहिए। नहीं पे कर रहे हो तो अगले 7 दिन मतलब 37 डे तक उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर वो पैसा वैसे ही 7 साल तक पड़ा हुआ है, तो उसको ट्रांसफर कर दो IPF अकाउंट में। साथ आपने जब उसको कहाँ पे डाला, इन्वेस्टर एजुकेशन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला, वहां से 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, जिसके अंदर उस व्यक्ति का नाम जिसने डिविडेंड नहीं लिया, उसका लास्ट नोन एड्रेस क्या है, और अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बराबर। और ये वाला जो डिटेल्स है वो एक तो कंपनी की वेबसाइट पे डाल दो, या फिर कोई अदर वेबसाइट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया वहां पर डाल दो, दैट्स इट। पूरा सेक्शन वैसे ही खत्म हो जाता है। ये क्या बोलता है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सिंपल सी बात है। सॉरी सॉरी सॉरी, पहला पॉइंट क्या है, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट जो है उसको आप लोग ट्रांसफर कर दोगे कितने दिन में, विद इन 7 डे। पहले तो पे करो 30 डेज में, पे नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट 7 डेज में उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट बनाओ, कितने दिन में, 90 डेज में, जिसको अपलोड करोगे कहाँ पर, एक तो कंपनी की वेबसाइट पे, ऑन द वेबसाइट ऑफ द इट्स वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, और एनी अदर वेबसाइट विच इज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है, सुनो, पेमेंट इफ द डिफॉल्ट मेड इन द ट्रांसफरिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लेमेंट टू अप्लाई फॉर द अनक्लेम अमाउंट। अगर वो पैसा 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है, तो वो क्लेमेंट आके अपना पैसा डिमांड कर सकता है, बराबर। लेकिन 7 साल हो गए तो अब उसको डाल दो कहाँ पे, IPF मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर, जिस दिन तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला। और लास्ट बात क्या बोला है उसने, कि एक बार IPF में ट्रांसफर कर दिया आप लोगों ने, उसके बाद भी सामने वाले के पास अधिकार है, वो जाके क्या कर सकता है, अपना डिविडेंड ले सकता है। यहाँ पे देखो 30 डेज में आपने पे करना है, 7 डे उसके आगे के 7 डे में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दो, बराबर। इफ नॉट पेड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर। उसके बाद में सुनो, 90 डेज में स्टेटमेंट बना लो, जिसके अंदर नाम डिटेल कंपनी की वेबसाइट पे, या फिर वेबसाइट गिवन बाय द गवर्नमेंट, और नेक्स्ट 7 ईयर में अगर उसने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया, IPF अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसमें ये बात है कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, पैसा कहाँ कहाँ पे जाता है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। पैसा कहाँ से आता है, अमाउंट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट गिवन बाय द डोनेशन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। IPF अकाउंट का सोर्स है, सोर्सेस ऑफ फंड है ना। या फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितना, हाँ 12%, सॉरी। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पैसा रहा, सामने वाले ने लिया नहीं, तो वो चल जाएगा। या फिर जनरल रेवेन्यू अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी एक्ट 1956 में था, उसका पैसा भी IPF में डालो। कंपनीज एक्ट 1956 का IPF का पैसा कंपनीज एक्ट 2013 के IPF के अकाउंट में डालो। IPF में जो पैसा है वो अगर कहीं पे IPF ने इन्वेस्ट किया और वहां से जो इनकम आया वो भी IPF अकाउंट में ही जाएगा, बराबर। अमाउंट टू डिसगॉर्डमेंट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, बराबर। कोई फ्रॉड वॉड हुआ है, जिसकी सिक्योरिटी सेल करके जो भी पैसा आया हुआ है वो कहाँ पे डालो, IPF में डालो। एप्लीकेशन मनी आके पड़ा है, 7 साल हो गए, सामने वाला लेके ही नहीं जा रहा है, IPF में डालो। डिपॉजिट मैच्योर हो गए, सामने वाला 7 साल हो गए मैच्योर होके लेके नहीं जा रहा है, IPF में डालो। डिबेंचर मैच्योर हो गए, सामने वाला मैच्योर होने के बाद में 7 साल हो गए, अपना डिविडेंड डिबेंचर लेकर ही नहीं डाल रहा है, IPF में डालो। इंटरेस्ट, बराबर, इन दोनों के ऊपर जो है डालो IPF अकाउंट में, बराबर। सेल प्रोसीड ऑफ द फ्रैक्शनल इशू ऑफ शेयर डालो IPF अकाउंट में।
रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सामने वाले ने 7 साल हो गया नहीं लेके गया, डालो एनी अदर अमाउंट। समझ में आ रहा है? इसके बाद में आता है कि व्हाट आर, इसका यूटिलाइजेशन किस पर्पज से कर सकते हो। एक तो रिफंड करने के लिए उनके डिपॉजिट डिविडेंड वगैरह भविष्य में, या फिर एजुकेशन प्रमोशन अवेयरनेस के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूट जो पैसा हमने सेल करके सिक्योरिटी फ्रॉड वाले केस में जमा किया था, अब वो जो व्यक्ति जिनके साथ में गलत हो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, उसके लिए यूज कर सकते हो। रिएम्बर्समेंट, क्लास एक्शन सूट अगर आपके ऊपर केस ने लिया है तो उसके लीगल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हो, और एनी अदर पर्पज के लिए। दैट्स इट। आगे बढ़ो। एप्लीकेशन टू आईपीएफ अथॉरिटी, तुम तुम्हारा रिफंड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है आईपीएफ अथॉरिटी। इसके अंदर कौन कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है, एक सीईओ होता है, इसके अलावा 7 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर के अंदर चेयरपर्सन भी आता है। चेयरपर्सन कौन होता है? एमसी का सेक्रेटरी होता है, एक्स ऑफिशियो। ठीक है। अब इनको क्या है, इन लोगों को जो जो फैसिलिटी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका काम है जो पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है इसको क्या करने का? मैनेज करने का। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल दिया यहाँ पे कि सेपरेट में अकाउंट मेंटेन करो जो पैसा आ रहा जा रहा है उसका। इसके बाद में आप कॉम्पिटेंट हो, आपको जहाँ पे इस पैसे को खर्च करना है करो। इसके अलावा आपका बुक्स अकाउंट कौन ऑडिट कौन करेगा? सीएनएजी करेगा। और जो फाइनल रिपोर्ट बनेगा एनुअल रिपोर्ट आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने जाके रखेगा। फालतू वाला बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि सर मैंने शेयर ट्रांसफर किया सामने वाले को, ठीक है, वो हमने कंपनी को डिलीवर भी कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, लेकिन अभी तक कंपनी ने वो रजिस्टर नहीं किया और कंपनी ने क्या कर दिया? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया या राइट इश्यू दे दिया, बोनस इश्यू दे दिया। बताओ ट्रांसफरर को मिलेगा कि ट्रांसफरी को मिलेगा? बोले अभी तक तो रजिस्टर ही नहीं हुआ ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफरर बोलता है कि ट्रांसफरी को दे दो तो ट्रांसफरी को मिलेगा, बट ट्रांसफर ऐसा कुछ नहीं बोलता है। तो बोले डिविडेंड जो है वो ना ट्रांसफर को मिलेगा ना ट्रांसफरी को मिलेगा, उसको डाल दो काय में? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और जो राइट इश्यू बोनस इश्यू जो है ना उसको हेल्ड इन अबेंस करो, मतलब होल्ड ऑन कर दो। ठीक है। जब रजिस्टर होगा उसके बाद में देखा जाएगा। दैट्स इट। सेक्शन नंबर 127 डन। सेक्शन नंबर 126 डन। सेक्शन नंबर 127 क्या बोलता है कि 30 दिन के अंदर आपने डिविडेंड पे करना चाहिए या फिर एटलीस्ट डिविडेंड वारंट पोस्ट करना चाहिए। सामने वाले को मिलना जरूरी नहीं है, पोस्ट भी हो जाना चाहिए अपने तरफ से। अगर नहीं किया तो बोले जो ऑफिसर इसके अंदर डायरेक्टर विलफुली इन्वॉल्व है तो आपको 2 साल तक की क्या मिल सकती है? इम्प्रिजमेंट मिल सकती है, और साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा? फाइन लग सकती है। बोले कितना? मिनिमम 1000 पर डे के हिसाब से, बराबर, जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू है। इसके अलावा कंपनी तुझे 18% पर एनम के हिसाब से सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन एक्सेप्शन है, आपको ये सारी चीजें इतनी सजा नहीं देंगे। कब? 5 केसेस। आपने जो 30 दिन में डिविडेंड डिपॉजिट नहीं किया, डिविडेंड दिया नहीं बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, ठीक है, या फिर सामने वाले व्यक्ति का क्या बोल सकते हैं एड्रेस में, सामने वाला व्यक्ति ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ कारण है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, यू आर नॉट, मतलब आपका कारण नहीं है। सेकंड चीज क्या बोल दिया यहाँ पे? शेयर होल्डर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, आपने उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई किया लेकिन वो कंप्लाई हो नहीं पा रही, ये बात आपने उसको कम्युनिकेट भी कर दिया। 3 बातें हैं। क्या बोला? शेयर होल्डर ने बोला मेरे बहन के अकाउंट में डाल देना, आपने उसके बहन के अकाउंट में डालने के लिए गए लेकिन क्या हुआ? गलत अकाउंट नंबर दिया था। अब कंपनी तेरा काम है उसको बोल कि तुम जो अकाउंट नंबर दिया वो गलत दिया है। अगर आपने ये इन्फॉर्म किया ना तो यू आर नॉट लायबल। हाँ, उसने डायरेक्शन दिया, आपने कंप्लाई करने की कोशिश की, वो कंप्लाई नहीं हो पाया, अगर आप उसको इंटीमेट नहीं करोगे ना यू आर लायबल। तो इंटीमेट भी करना पड़ेगा कि तेरी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए तुझे मिलना चाहिए, डिस्प्यूट में है, तो वो वाले केस में कंपनी नहीं दी तो चल जाएगा। लॉफुली एडजस्ट कर लिया, कॉल मनी आपसे बाकी है या कोई अमाउंट कंपनी को आपसे आना बाकी है, उसकी जगह पे आप वो डिविडेंड अमाउंट तुमको देने की जगह पे एडजस्ट कर लिया, चल जाएगा। और एनी अदर रीजन जहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट नहीं है, राइट। तो गाइस हियर वी आर डन विथ व्हाट? एंटायर डिविडेंड चैप्टर। अब इसके बाद में आपका काम है इस समरी को पढ़ लो। इसके अलावा आपका काम है क्या कि सर इसके नीचे दिए हैं क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कुछ 7-8 क्वेश्चन दिए इन लोगों ने। 8 क्वेश्चन दिए, ठीक है। ये आठों के आठों क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, और मैं आपको बताऊं सच्चाई की बात ये है, इसमें जितने 8 क्वेश्चन दिए ना ये सारे क्वेश्चन मैंने रेगुलर क्लास में अपने साथ में यहीं पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको अलग से कोई मेहनत करने का दरकार ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन क्लास में तो डिस्कस हो चुके हैं ना, और वो भी सेक्शन वाइज हो चुके हैं। बताओ जी, इससे ज्यादा मैं क्या ही करूँ अब? आप लोगों के लिए एक काम में ज्यादा इससे कर सकता हूँ, उससे बियॉन्ड में कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या? पूरा डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ बिना नोट्स के बता दो सकता हूँ तुमको। क्या है? चलो फटाफट एकदम, है ना।
सर अब हमारी लिमिट खत्म हो गई। अरे कुछ नहीं, जितनी बार यहाँ पे पढ़ोगे उतनी बार घर में कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मानते हो इस बात को?